Hello everyone. This video is for 11th class students who are studying होम साइंस। होम साइंस के बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 अडल्टहुड। आज हम अडल्टहुड के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट में, और जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर होगा वो हम चैप्टर नंबर लेंगे चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। आज हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और हेल्थ के कल्याण के बारे में पढ़ेंगे, वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत में जो हेल्थ सिनेरियो है वो देखेंगे। हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया क्या है? देखिए, जो हेल्थ है, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी देश के निर्माण के लिए स्वास्थ्य की और हेल्थ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी एक स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है, स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सकता है। और यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वहाँ पर तरक्की हमेशा डाउन होती चली जाएगी। जैसा हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक तरक्की हुई है, लेकिन उसके लिए हमें आज भी बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिसके कारण मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और जीवन प्रत्याशा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारे देश में जो WHO की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2008 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ये कहा गया था कि भारत में अभी भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुधार है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में हम जीवन प्रत्याशा रेट और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा दर देखते हैं। तो जीवन प्रत्याशा दर पुरुष के लिए 62 वर्ष है और महिला की 64 वर्ष है, जबकि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा दर उससे काफ़ी कम, यानी कि पुरुष की 53 वर्ष 53 ईयर्स और महिला की 54 ईयर्स है। ये जीवन प्रत्याशा दर हेल्थ वाली है, ठीक है। अब हम हेल्दी लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति के सूचकांक क्या हैं। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारतवर्ष है यहाँ पर जो मोतियाबिंद है इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, लगभग जिसके मामले 3.8 मिलियन हर साल आते हैं। ये इसके वार्षिक मामले हैं और इसमें हर साल वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैंसर है, भारतवर्ष में 2018 में जो कैंसर के मामले थे वो थे 7,84,821 और जो 2021 में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि 15,51,800 तक ये बढ़ने की संभावना है। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार भारतवर्ष में 2016 में जो हार्ट डिजीज़ हैं, हृदय रोग हैं, उसके कारण 54.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। और वर्तमान समय में जो लाइफ स्टाइल है हमारा, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इसके कारण हृदय जो समस्याएं हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मृत्यु दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत में वर्ष 2001 में मलेरिया के 2.03 मिलियन मामले थे, जबकि 2021 में ये बढ़कर कितने होने का अनुमान है? 2.62 मिलियन होने का अनुमान है। अब आती है बात टेंशन वाले लोगों की। तनावग्रस्त और आधुनिक जीवन स्टाइल। जैसा आप सब जानते हैं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल हर कोई जीना चाहता है और मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उच्च रक्तचाप की समस्या कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतवर्ष में ये सभी आंकड़े बहुत अधिक चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। एक रिसर्च हुई है, उसके अनुसार 2025 तक, अभी हम 2021 में है ना, 2025 तक
हर 5 भारतीयों में से 1 भारतीय डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाएगा। और उसके अलावा हार्ट डिजीज़ जो हैं, और उसके अलावा अस्थि रोग या हेपेटाइटिस और क्षय रोग, एड्स रोग जैसी इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो भी तेज़ी से विकराल रूप धारण कर लेंगी। इसके लिए बचने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। अब इतनी सारी डिजीज़ भारत में लगातार फैल रही हैं, तो इसके लिए हमें अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा और अपनी हेल्थ का हमें ध्यान रखना होगा। आजकल के समय में असंक्रामक रोग जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, इनके कारण जो होने वाली मृत्यु दर है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भविष्य में ये स्थिति और भी गंभीर होगी, जिसके कारण राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हमें इस समस्या के निवारण करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमारे देश में लगातार स्वास्थ्य समस्या बढ़ती चली जा रही है, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, कैंसर रोग ये विकराल रूप धारण करते चले जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको, उसके परिवार के ऊपर क्या हो जाता है, बहुत बोझ बढ़ जाता है, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, ठीक है। तो नागरिकों को और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य होता है। बीमारी के कारण पीड़ित व्यक्ति के जीवन की जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, वो डाउन होती चली जाती है, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधक होती है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है हेल्दी पर्सन। जरूरी है या नहीं है, हेल्दी पर्सन होना जरूरी है, तभी तो हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम इतनी सारी बीमारियों से हमें बचना है। जैसे अभी आपने आंकड़े देखे कि लगातार हमारे देश में इतनी सारी बीमारी बढ़ती चली जा रही हैं और जो और ज़्यादा बढ़ने की लगातार संभावना है। उसका एक कारण ये भी है कि आजकल लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं और न्यूट्रिशियस फूड खाना कम पसंद करते हैं। चलिए, तो अब हम स्वस्थ लाइफ की बात करते हैं, हेल्दी व्यक्ति की बात करते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? स्वस्थ व्यक्ति का मीनिंग क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का मीनिंग है जो व्यक्ति सभी रोगों से और सभी प्रकार की चोटों से सुरक्षित हो, जिसे कोई भी रोग ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का मीनिंग उस व्यक्ति से है जो जीवन में आने वाली उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशली प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका डट कर सामना करता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है और खुशी और खुशहाल जीवन जीने की क्षमता रखता है। तो इट मीन्स कौन है सुखी, ये अब आप जान चुके हैं। हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गई है। अब हम पढ़ते हैं हेल्दी पर्सन के की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, यदि वह स्वस्थ है। और यदि स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले उसे अपनी हेल्थ की चिंता होती है। स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। तो जो व्यक्ति उचित व्यायाम करते हैं और उचित आहार लेते हैं, वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने परिवार के लिए ही बेहतर गुणवत्ता साबित करता है, बल्कि अपने समाज के लिए और समुदाय के लिए भी जो जीवन गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होता है। तो आपने स्वस्थ व्यक्ति भी पढ़ लिया और स्वस्थ व्यक्ति के गुण भी पढ़ लिए। अब हम इसके बाद देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब हम बीएमआई पढ़ते हैं कि ये बीएमआई क्या है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के मापन करने के लिए उसका हमें बीएमआई की गणना करना बहुत जरूरी है। यदि हम बीएमआई नाप लें तो हमें ये पता लग जाता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। तो बीएमआई की गणना शरीर में ग्रहण किए गए भोजन के चयापचय की दर का अनुमान लगाया जाता है। इससे तो शरीर में भोजन द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों के टूटने,
इट मीन्स कैटाबॉलिज्म, और नए घटकों के निर्माण, इट मीन्स एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? चयापचय कहते हैं। चयापचय मीन्स कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसके बाद ये किस दर से शरीर में चयापचय प्रक्रिया जो है उसको संपन्न होती है, और उस चयापचय की दर क्या है? अब हम चयापचय की दर समझेंगे। किसी भी व्यक्ति का जो BMI है वो ये बताता है कि वह व्यक्ति शारीरिक भार और लंबाई के अनुपात में स्वस्थ है या नहीं है। तो किसी व्यक्ति का BMI किस तरह से निकालेंगे? उसको हम इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं। अब हम BMI कैलकुलेट करना सीखते हैं। सभी बच्चे अपना अपना BMI निकाल कर देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है शरीर का भार। सबसे पहले हमें शरीर का भार लेना है, तो BMI इज इक्वल टू, जैसा आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, सबसे पहले क्या लेना है? हमें किलोग्राम में वजन लेना है। मान लीजिए वेट हो गया 63 kg किलोग्राम में। उसके बाद हमें हाइट लेनी है मीटर में। हमने यहाँ पर हाइट ले ली 1.71 है, मान लीजिए, इंटू 1.71 किस में है? ये मीटर में है। ठीक है, जो ये फॉर्मूला बता रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने हाइट ले ली है। उसको हमने क्या किया? इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 21.5। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 21.5 BMI आया है। तो यहाँ पर इसकी जो टेबल है इसमें बताया गया है कि यदि BMI बिलो 19 आता है, यदि किसी का BMI 19 से कम आता है तो वह व्यक्ति अंडरवेट है, यदि 19 से 25 के बीच में आता है तो वह नॉर्मल है, और यदि किसी का BMI 25 से 30 में आता है तो वह व्यक्ति ओवरवेट है, यानी कि उसका वजन ज़्यादा है, और यदि 30 से भी ज़्यादा आता है तो वो ओबीज है, इट मीन्स ओवर से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमने 63 kg वेट लिया था और 1.71 हाइट ली है मीटर में, इंटू उसको 1.71 कर दिया, तो यह जो हमारा BMI आया वो आया 21.5। तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है नॉर्मल में। तो इस तरह से सभी बच्चे अपना BMI कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि आप अंडरवेट में आते हैं, नॉर्मल में आते हैं, ओवरवेट में आते हैं या ओबीज में आते हैं। तो इसके बाद हम ये बॉडी मास इंडेक्स देख रहे हैं। देखिए 18.5 से कम यदि आता है किसी का BMI तो वह व्यक्ति अंडरवेट होता है। यदि 18.5 से 24.9 तक आता है तो वह नॉर्मल होता है, और 25 से 29 तक आता है ओवरवेट, और ओबीज के लिए 30 to 40, और एक्सट्रीम ओबीज यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा यदि 40 से भी ज़्यादा उसका BMI आता है तो वह व्यक्ति क्या होता है? वह व्यक्ति एक्स्ट्रा मोटा होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना अपना जो बॉडी मास इंडेक्स निकालना है BMI, कौन से फार्मूले से? ये जो फार्मूला दिखाया है इस फार्मूले से सभी बच्चे अपना अपना BMI चेक करेंगे। इसके बाद देखिए अब लिखते हैं हम ऊर्जा संतुलन तथा स्वस्थ शारीरिक भार प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। हमें स्वस्थ शारीरिक भार प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, फलों और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें, फलीदार फल खाएं, संपूर्ण खाद्यान्न खाएं, जितने भी खाद्यान्न होते हैं। उसके अलावा जो नट्स हैं उनका सेवन करें। जो आपने फूड ग्रुप्स पढ़े थे, 5 फूड ग्रुप्स को ग्रहण करें। ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा का खपत और जो ऊर्जा की खपत है और उसमें संतुलन देखें, ग्रहण किया कितना है और ऊर्जा कितनी खर्च हुई है उसमें संतुलन देखें, और केवल आयोडीन युक्त नमक है जो वो खाएं, और पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं। और उसके अलावा क्या क्या नहीं करें? देखिए, तेल वाले, वसा वाले, चिकने, मीठे, बहुत ज़्यादा तले हुए पकोड़े, भटूरे, समोसे, ये सब खाद्य पदार्थ ना खाएं। सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं, ट्रांस फैट ना खाएं, वनस्पति घी ना खाएं, नमक ज़्यादा ना खाएं, ऊपर से नमक डालकर ना खाएं भोजन में। उसके अलावा जो पैक्ड फूड होते हैं जैसे वेफर्स, सॉस, बिस्किट, अचार, पापड़, इनका सेवन कम से कम करें। क्यों? क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में नमक और चीनी होता है। पके हुए भोज्य पदार्थ
जो होते हैं उस पर ऊपर से सलाद हो जैसे, तो उस पर ऊपर से नमक डालकर ना खाएं। मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब ना पिएं। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो सब ना पिएं यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ेंगे फिटनेस के बारे में। फिटनेस, स्वस्थता या सुयोग्यता। फिटनेस के लिए 2 शब्द एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। स्वस्थता भी पूछा जा सकता है और सुयोग्यता भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग फिटनेस से है। फिटनेस क्या है? शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? फिटनेस कहते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी है और उससे कोई भी बीमारी नहीं है, वह व्यक्ति फिट व्यक्ति कहलाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उससे क्या होता है? अधिक कैलोरीज खर्च होती हैं, जिससे जो अतिरिक्त कैलोरीज खर्च होती हैं उससे शरीर में अतिरिक्त फैट जमा नहीं होता और उसकी संभावना भी कम होती है। नियमित यदि एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो व्यक्ति हेल्दी बना रहता है, चुस्त बना रहता है, एक्टिव बना रहता है। और जो व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करते हैं वो स्वयं ही बहुत अच्छा महसूस करते हैं और उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और एक्सरसाइज करने से एक फ़ायदा होता है कि हार्ट और जो लंग्स होते हैं वो अधिक रूप से प्रभावी होते हैं और अधिक कार्य करते हैं, जिससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो मजबूत होता है। इसके लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे वो मोटापे के, हाई ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज जैसे रोगों से बच सकें और उनको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं वयस्कावस्था में व्यायाम के लाभ, बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन अडल्टहुड। जैसा आपको पता ही है, हम एडल्टहुड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडल्टहुड या वयस्कावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उस अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? व्यायाम। तो यहाँ पर वयस्कावस्था में व्यायाम के लाभ में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे व्यायाम और बीमारी, एक पढ़ेंगे हम व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं व्यायाम और बीमारी। जो व्यक्ति डेली व्यायाम करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो उपापचय दर है वो प्रॉपर रूप से सही रहती है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कोई श्वसन संबंधी बीमारी नहीं होती और उनको कोई इसके कारण यदि वो एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इट मीन्स यदि व्यायाम करोगे तो बीमारी नहीं होगी। व्यायाम के कारण जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रहता है, मोटापा नहीं बढ़ता, सहन शक्ति बढ़ती है, शरीर में लोच आती है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहता है और वह थकता नहीं है। विभिन्न प्रकार के व्यायाम करने से, शारीरिक क्रियाकलाप करने से क्या होता है? वो हर तनाव को, अवसाद को बहुत जल्दी कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करें और अपनी लाइफ को अधिक समय तक बढ़ाएं। शरीर के जो निचले भाग के व्यायाम हैं, विशेष रूप से वृद्धों में शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। व्यायाम शारीरिक भार को कम करने और आदर्श भार को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। नियमित व्यायाम शरीर में जो ग्लूकोज लेवल है और ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल करता है। व्यायाम हड्डियों में जो खनिजों की सघनता है उसको बनाए रखने में सहायक होता है, जिसके कारण हड्डियों के टूटने और उनकी जो अशक्तता, कमजोरी, उसको कम करता है। विभिन्न प्रकार के व्यायामों द्वारा शरीर के ऊपरी और निचले भाग की पेशीय ताकत को बढ़ाया जा सकता है। अब हम व्यायाम का वर्गीकरण देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजेज। यहाँ पर हम एक तो एरोबिक्स देखेंगे। सबसे पहले सहन शक्ति व्यायाम या फिर एरोबिक्स। ये जो सहन शक्ति व्यायाम है या फिर एरोबिक्स है,
इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन से व्यायाम आते हैं? देखिए, टहलना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, इस प्रकार के ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। और इनको करने से क्या क्या लाभ होते हैं? शरीर में सहनशीलता में, शारीरिक जो सहनशीलता है उसमें वृद्धि होती है, वजन कम होता है, कंट्रोल होता है, शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, स्वस्थता में सुधार होता है, हार्ट और श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता में सुधार होता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती है। ये सब इसके लाभ हो गए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, शक्ति निर्माण, प्रतिरोध व्यायाम, या फिर इसको कहते हैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें देखिए, दंड बैठक हो गई, जिम जाना हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करना हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनको करने से क्या क्या लाभ होता है? पेशियों में ताकत आती है, हड्डियों में भार सहन करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर गठीला बनता है, और जो पोस्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। इसके बाद हम देखते हैं लचक वाले व्यायाम या फिर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कौन सी है। इस प्रकार के व्यायामों में क्या आता है? योग, जैसा आप योग जानते ही हैं, योग आता है, और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आता है, जिससे क्या होता है, शरीर के जो अंग हैं उनका जो ताना है और ढीला छोड़ा होना है, उनको बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जाता है। और इन व्यायामों को करने से जो पेशियां हैं और जोड़ हैं वो अधिक से अधिक फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, घुमाने के योग्य हो जाते हैं, शरीर में जकड़न सी नहीं रहती, लचीलापन आता है, बैलेंस बनता है शरीर का, और उनकी गतिशीलता में सुधार आता है। ये सारे व्यायाम कम से कम 30 मिनट तक डेली करने चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब हमने व्यायाम का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण। ये क्या है? देखिए, जो स्वास्थ्य है, देखिए जो बहुत सारी रिसर्च हुई है उसके द्वारा ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि जो व्यक्ति रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं उनकी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और उन व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य कल्याण है और बहुत अच्छा होता है, उनकी वेलबींग्स, और मानसिक जो उनकी मानसिक हेल्थ है उस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन उनको नहीं होती है। यदि जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका आसानी से डट कर सामना करते हैं और वो घबराते नहीं हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी, उसका रिजल्ट ये निकला था कि जिन व्यक्तियों ने सप्ताह में 3 बार 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज की, उनमें से 60% जो लोग थे वो बिना किसी दवाई के, जो उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी उससे पर कंट्रोल उन्होंने कर लिया था केवल एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और बहुत सारी रिसर्च से ये भी प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिदिन केवल 8 मिनट तक, ओनली 8 मिनट तक व्यायाम करने से स्वस्थ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इट मीन्स रोगों से लड़ने की शक्ति में सुधार आता है, और वो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही लड़ लेते हैं, और उनको तनाव नहीं होता और उनको गुस्सा कम आता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों से ग्रस्त कई लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि व्यायाम उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इट मीन्स एक्सरसाइज से हम बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और कुशलता में विशेष रूप से योगदान देता है। व्यायाम को जीवन के एक ऐसे अनिवार्य क्रियाकलाप के रूप में समझना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं की रोकथाम करता है। जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उनका तो यहाँ तक मानना है कि व्यायाम को कभी कभी किसी प्रकार की मजबूरी या सज़ा नहीं मानना चाहिए कि हमें ये बीमारी हो गई इसलिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा, इस प्रकार की यदि आप इस तरह की सोच रखोगे तो आप व्यायाम कर ही नहीं पाओगे, और उनको हमेशा जो व्यायाम का लाभ है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए व्यायाम को सजा समझने की बजाय उसे एंजॉय करें
और उसको पूरे आनंद के साथ करें। और ये ऐसा करने से शारीरिक दर्द, तकलीफ़ें और बहुत सारी मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बच्चों, जितने भी लोग आपके आसपास एडल्टहुड एज में हैं, आप उन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स को भी एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे और उनको सारे एक्सरसाइजेस के लाभ बताएंगे और उनको ये वीडियो भी दिखाएंगे कि एक्सरसाइज का उनके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हेल्थ उनको अपनी अच्छी रखनी है, फिट रहना है और किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं होना है, तो व्यायाम अपने जीवन में अवश्य शामिल करें, योग करें, ध्यान करें, और जिससे वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। योग शरीर को अधिक लचीला बनाता है और ये बहुत सारे शोध द्वारा सिद्ध भी हो चुका है कि नियमित रूप से योग करने से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, तनाव जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो मस्तिष्क है वहाँ पर बहुत सारे द्रव्य रिलीज होते हैं, जिससे हमारा जो दर्द है वो प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। यदि हमारी बॉडी में कहीं दर्द भी है और मन हमेशा प्रसन्न रहता है और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, आज की जो मॉडर्न जीवन शैली है उसके कारण आज लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की टेंशन से ग्रस्त है। हर व्यक्ति की लाइफ में टेंशन है। जैसे आजकल कोरोना डिजीज़ हुई है तो बहुत सारे लोग इसमें कुछ टेंशन में आ गए हैं, जिनके व्यापार में इसका इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और व्यायाम अपने जीवन में शामिल करे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इससे आगे। अब हम आज का क्विज लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे खराब स्वास्थ्य संकेतकों वाला देश कौन सा है? चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत? आपको जो भी आंसर सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गणना द्वारा व्यक्ति में ग्रहण भोजन की दर का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? देखिए, आपको बताया था अपचय, उपचय, चयापचय या उपभोग। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है चयापचय, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से हम किसी भी व्यक्ति की किसका अनुमान लगा सकते हैं? शरीर द्रव्यमान सूचकांक का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आगे के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का BMI कितना होता है? यदि व्यक्ति हेल्दी है तो यहाँ पर आपको उसका BMI बताना है, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पर अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।